नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणी से न तो सरकार बचती है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने सोशल मीडिया के संदर्भ में जो टिप्पणी की है और जो आदेश दिया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, दरअसल उसके मायने क्या है। ये मेरे हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार है जिसकी पहली लीड यानी अखबार में जो सबसे बड़ी खबर प्रमुखता से छपी, उसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट नीड टू प्री स्क्रीन सोशल मीडिया कंटेंट। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट डालने के पहले उसकी पहले पड़ताल की जानी चाहिए, यानी प्री स्क्रीनिंग कर ली जानी चाहिए। और अगर ये लगे कि दरअसल वो कंटेंट ठीक नहीं है तो फिर उसको अपलोड नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से कहा है कि वो यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी जो हम और आप जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो कुछ भी सोशल मीडिया पे लिखते, पढ़ते या वीडियो डालते हैं, उसको अपलोड करने के पहले उसकी जांच पड़ताल जरूरी है। और इस संदर्भ में आईएनबी मिनिस्ट्री यानी सरकार एक जिसे कहते हैं ड्राफ्ट मैकेनिज्म लेकर आए। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? यानी कोई भी कंटेंट फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आप डालना चाहते हैं वीडियो के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में, पहले वो चेक होगा, उसके बाद आप उसको डाल पाएंगे। ऐसा एक मैकेनिज्म लाने के बारे में सरकार से कहा गया है। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची का यह कहना है कि भारत में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत में वाणी की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन यह अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, रेगुलेटेड राइट, यानी कानून के दायरे में होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका में, उस तरीके से भारत में नहीं है। मान लीजिए अगर कोई भारत विरोधी या राष्ट्र विरोधी कोई कंटेंट सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है, सरकार की संज्ञान में आने में 2-3 दिन लगता है, और इस बीच समाज के अंदर अगर कोई बड़ा विप्लव हो जाता है, कोई दिक्कत पैदा हो जाती है, तो टेक डाउन करते करते काफी नुकसान हो जाएगा। अब ये इसको श्रवण जी कैसे देखते हैं, जिनका अपना 40-50 साल का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, वाणी की स्वतंत्रता को लेकर बहुत सजग प्रहरी रहे हैं। श्रवण जी, ये जो मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा है, और एक तरीके अब तो इनका आदेश है तो सरकार को बनाना ही पड़ेगा, क्या लगता है आपको? देखिए साहब, जो पार्टी आपातकाल की पीठ पर कोड़े बरसा बरसा कर सत्ता में आई, मतलब बीजेपी सत्ता में आई, 77 में जनसंघ के रूप में आई, फिर 98-99 में आई, फिर मोदी जी 11 साल से बने हुए हैं। और जिस पार्टी के लोग और कार्यकर्ता संघ के आपातकाल में सबसे ज्यादा जेलों में रहे, और प्रेस की आज़ादी को लेकर इंडियन एक्सप्रेस के हाल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका मैं जिक्र करूंगा। अब वही हुकूमत प्रेस की आज़ादी के खिलाफ आपातकालीन प्रावधानों को लागू करना चाहती है। इसका मतलब यह है कि वो इंदिरा जी की तरह अब अपनी सत्ता को बचाना चाहती है। आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया, मैं उसका भुक्तभोगी इसलिए हूँ कि आपातकाल में जब हम इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे, तब इसी तरह का प्री स्क्रीनिंग का टाइम था कि सारा का सारा दिखाना पड़ता था, अखबार छपने के पहले भेजना पड़ता था। पीआईबी ने और सरकार ने कोई व्यवस्था की थी, वो सारे अखबारों के लिए लागू थे। तो अब हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो
ऑनलाइन कंटेंट जिसका आपने जिक्र किया, उसके बारे में कोर्ट का कहना है, न्यायालय की मान्यता है कि सेल्फ रेगुलेशन पर्याप्त नहीं है, प्रभावकारी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि मौजूदा कानून प्रभावकारी नहीं है और एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था अलग से बननी चाहिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जितना ऑब्सीन, ऑफेंसिव और इलीगल, मतलब अश्लील, आक्रामक और अवैध कंटेंट आता है, उसकी निगरानी कर सके। इसमें यह भी है कि प्री स्क्रीनिंग भी होगी और मतलब ये कि सेंसरशिप से ज्यादा खतरनाक एक चीज देश में लागू होने वाली है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, हमारे नए मुख्य न्यायाधीश का आदेश है। अब जिस समय ये सूर्यकांत जी की जो बेंच है, जयमाला जी की और सुप्रीकांत की, उस समय जो अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमनी और सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता, उन्होंने सरकार को जानकारी दी कि सरकार इस संबंध में गाइडलाइन तैयार कर रही है और जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जिनके हित जुड़े हुए हैं इस पूरे कंटेंट जनरेशन में, उनसे बातचीत कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो चैनलों की निगरानी या सोशल मीडिया पर जो कंटेंट आएगा उसकी निगरानी का दायरा काफी बढ़ जाएगा और हर तरह का कंटेंट जो है वो अब परिभाषित होने लगेगा। गाइडलाइन जो तैयार होगी वो उसमें स्टेक होल्डर से चर्चा कर रही है सरकार या मंत्रालय। अब ये पता लगना बाकी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है जिनसे चर्चा कर रही है, क्या सत्य हिंदी से चर्चा की गई है या और इस तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की गई है, तो वो तो आप बता सकते हैं। मुद्दा ये है कि जो प्रभावित होने वाले स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में जी। वो अलग हों और सरकार जिनसे चर्चा कर रही है वो स्टेक होल्डर्स अलग हों। संभव है कि वो सरकारें करती है ऐसा। देखिए, मैं इसका जो सरकार जो करने जा रही है या क्या करेगी उसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वो उदाहरण है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। मार्कंडेय काटजू साहब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनकी सदारत में जो प्रेस काउंसिल थी जिसने 3 साल तक काम किया उसका मैं मेंबर था और मेरा जो नाम है वो राजदीप सरदेसाई जी ने एडिटर्स गिल्ड की तरफ से बढ़ाया था आगे और मैंने काटजू साहब के साथ 3 साल तक काम किया और हम लोगों ने ज़बरदस्त, उस प्रेस काउंसिल ने बहुत सारे काम किए और उसमें ये काम भी था, अगर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने प्रेस की आज़ादी का गला जिस तरह से घोंटा था, उसकी जो रिपोर्ट है वो भी एक ज़बरदस्त रिपोर्ट है कि नीतीश कुमार ने क्या क्या काम किए हैं उल्लेखनीय। उसमें प्रेस का गला घोटने का जो काम किया था वो भी है और वो प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट है। अब जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि प्रेस काउंसिल जो है उसका पुनर्गठन नहीं किया जा रहा है। पिछले अक्टूबर में उसका कार्यकाल समाप्त हो गया और उसके बाद से नई प्रेस काउंसिल का गठन नहीं हो रहा है। उसका जो बेसिक रीजन बताया गया है वो ये बताया गया है कि उसमें जिन संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेते हैं उनमें 2 संस्थाओं को इंगित किया गया है, एक एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एक मुंबई प्रेस क्लब, कि हमको इनकी जरूरत नहीं है, इनका प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। आप सोचिए कि प्रेस काउंसिल का कार्यकाल समाप्त हो गया अक्टूबर में, 15वीं प्रेस काउंसिल का गठन नहीं हो रहा है और
उसके पीछे बेसिक रीजन जो मीडिया में है कि एडिटर्स गिल्ड और मुंबई प्रेस क्लब, जो कि प्रेस की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा काम करते हैं, उनकी नुमाइंदगी नहीं चाहिए। हालांकि मुंबई प्रेस क्लब अदालत में गया और जीता उस मामले को, पर बाद में फिर उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गए, मंत्रालय या जो भी पहुंच गया, और वो मामला अभी तक अटका हुआ है। अब आप सोचिए कि जो इनका जो प्रतिनिधित्व है वो कुछ अनियमितताएं, कथित अनियमितताओं के आधार पर रद्द करने की बात है। और मिनिस्ट्री की माने तो ये जो दो संस्थाएं हैं, इनके अलावा बाकी सब स्टेक होल्डर सही हैं, मतलब जिनके प्रतिनिधित्व प्रेस काउंसिल में आते हैं। मैं इसको मुद्दे को इसलिए उठाता हूं कि सरकार की कोई नीयत नहीं है प्रेस की आज़ादी को कायम रखने। मैंने प्रेस काउंसिल का उदाहरण इसीलिए दिया और एडिटर्स गिल्ड का उदाहरण इसीलिए दिया कि ये जो पूरा मामला है कि सरकार जो न्यायपालिका की मदद लेकर अपने काले कानूनों को लेजिटिमाइज करना चाहती है। दूसरा ये कि जो देखने की बात है कि वो ये है कि प्रेस काउंसिल के दायरे में न तो डिजिटल कंटेंट आता है, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, सिर्फ प्रिंट मीडिया आता है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया किस तरह से पूरा सरकार की लाइन टो करता है। उसके बावजूद प्रेस काउंसिल का गठन नहीं हो रहा है। और इसमें एक चीज और है कि प्रेस काउंसिल बिल्कुल एक टूथलेस संस्था है जिसको दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रेप्रिमांड कर सकती है किसी गलती के लिए। तो अब ये जो सोशल मीडिया का जो पूरा कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट जिसको कह रहे हैं, वो रेगुलेटरी बॉडी को अगर दे रहे हैं, ला रहे हैं, तो इन पूरे के पूरे इस अनुभव के आधार पर देखा जा सकता है कि सरकार की मंशा क्या होना चाहिए। आप अगर पुराने इतिहास को टटोल कर देखें तो 2022 तक का देखें कि ट्विटर जब था, मतलब एक्स नहीं हुआ था, एलॉन मस्क ने नहीं खरीदा था, तो जो ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जैक डॉर्सी, उन्होंने खुलेआम ये आरोप लगाया था कि ट्विटर को सरकार ने बंद करने की धमकी दी है। और बीबीसी ने बहुत बड़ी रिपोर्ट कैरी की थी और सरकार ने ट्विटर से कहा था कि कुछ जो अकाउंट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, या और सरकार के आदेश के पालन में देरी होने पर सरकार ने नाराजगी जाहिर की थी। तो अब हमको ये जो पूरा का पूरा मामला है आशुतोष जी, उसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा डिजिटल कंटेंट है, और जो आपने कहा आपके जैसे चैनल हैं या दूसरे चैनल हैं, वो एक बहुत बड़े उसमें संदेह के दायरे में आ जाएंगे और उन पर प्रतिबंध लगेंगे। और जिन नागरिकों को अभी थोड़ा बहुत जो मिल रहा है सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, नोएडा लश्करा जो है, लश्कर नोएडा जो है, या प्रिंट मीडिया जो है, वो तो उस पर तो जनता का भरोसा रहा नहीं। और अब जो ये सरकार को सबसे बड़ा खतरा जो लगता है वो डिजिटल मीडिया से लगता है, सोशल मीडिया से लगता है, आप लोगों के यूट्यूब चैनलों से लगता है। तो इसका जो असर होगा, और सरकार को इस चीज की कतई परवाह नहीं है कि वो प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत की दुनिया के देशों के बीच में क्या इज्जत है या क्या बनने वाली है। मतलब उसको, जैसे अभी 2025 की जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है, उसमें 180 देशों के बीच भारत 151वें देश पर है, 151 पे रैंक पर है। अब आप सोचिए कि हमारी स्थिति, बाकी इंडाइसिस में भी हम बहुत गरीब हैं, पर ये प्रेस की आज़ादी का मामला है।
मीडिया के मतलब, और जो कहा गया है उसमें, वो जो रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो मीडिया, इसका जो बुनियादी कारण है वो ये कि मीडिया जो है कुछ एकाधिकारवादी मालिकों, कंपनियों या लोगों के हाथों में पहुंच गया है, और प्रेस को दबाने के लिए, आज़ादी को कुचलने के लिए कानूनों का उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। और इन कानूनों में दो कानूनों का विशेष तौर से उल्लेख किया गया है, सेडिशन लॉ का और डिफेमेशन लॉ का। और जो एक और चीज है कि राजनीति से प्रेरित होकर जो आलोचक पत्रकार हैं उनको उनको हैरेस किया जा रहा है। तो ये एक जो चीज है वो सबसे बड़ी अलार्मिंग है पूरे के पूरे मामले में। और मैंने जैसा जिक्र किया अभी कि पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में, हालांकि ये भी आश्चर्यजनक है कि इंडियन एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री को बुलाया। वो अपने मत्थे पर लिखता है जर्नलिज्म ऑफ फ्रीडम या करेज, जर्नलिज्म ऑफ करेज। वहाँ पर मतलब रामनाथ गोयनका जी की स्मृति में जो व्याख्यान था, छठा व्याख्यान, उसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। अब मैं केवल 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही थी शुरुआत में। मतलब भाषण तो लंबा था। उन्होंने ये कहा था कि आज हम यहाँ एक ऐसी विभूति के सम्मान में आए हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र में पत्रकारिता, अभिव्यक्ति और जन आंदोलनों की शक्ति को नई ऊंचाई दी। प्रधानमंत्री ने आपातकाल की भी उसमें जिक्र किया, आलोचना की कि किस तरह से अखबारों को धमकाया गया, तमाम चीजें की गई। तो अब ये जो चीज है आशुतोष जी, हम अपनी बात को समाप्त करते हैं कि हम उसको क्या सही माने। मतलब प्रधानमंत्री ने जो कहा भाषण में उसको सही माने कि उनकी सरकार जो करने जा रही है, कोर्ट में जो कह रही है, मिनिस्ट्री जो अपने नोट में अदालत को बता रही है, वो सही है। एक मुद्दा ये सही हो सकता है कि कुछ इस तरह का कंटेंट जो ऑब्सीन भी हो और इलीगल भी हो, ऑफेंसिव भी हो, आता होगा सोशल मीडिया पर अब मुद्दा ये है कि गेहूं के साथ क्या घुन भी पिसने वाला है, या सरकार उसकी आड़ में, घुन की आड़ में गेहूं की पिसाई करने वाली है। मतलब ये कि एक चीज अगर कुछ कहीं गलत हो रही है या हुई है तो क्या उसकी सजा पूरे के पूरे डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को मिलने वाली है। तो फिर हम क्या आपातकाल 2 में, मतलब नरेंद्र मोदी 3 के राज्य में आपातकाल 2 में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या देश को तैयार रहना चाहिए, या सोशल मीडिया पर भागीदारी निभाने वाले चैनलों को, नागरिकों को जागरूक हो जाना चाहिए कि अब आने वाले दिन उनके लिए किस तरह के हैं। तो मैं अपनी बात को इसी नोट पर समाप्त करता हूँ। सर, एक छोटा सा सवाल है। जी। कानून तो बहुत है इस देश के अंदर, आप किसी के भी खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, तो ये मैकेनिज्म लाने की जरूरत क्या है? अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कुछ लिखा तो वो जेल चले गए। हमारे सीएसडीएस के संजय कुमार ने कुछ लिखा, माफी भी मांग ली, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तो कानून बना के क्या 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 हासिल होगा? सरकार तो वैसे भी कार्रवाई कर सकती है। नहीं, सरकार मानती है ना, पर ये कानून पर्याप्त नहीं है। मतलब लोगों को डराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप कानून तो आपातकाल के जमाने में भी थे, उसके बावजूद आपने देखा कि किस तरह से सेंसरशिप लागू की गई, किस तरह से हैरेस किया गया, अखबार बंद किए गए। तो ये पूरे के पूरे जो उपाय हैं वो एक, जिसको इंटिमिडेशन कहते हैं, अभिव्यक्ति की पूरी प्रेस फ्रीडम को तबाह करने की जो बात है वो है इसमें। तो अभी क्या हो गया है आशुतोष जी, जो बुनियादी चीज है वो ये समझिए कि प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। लश्कर ए नोएडा की खत्म हो चुकी है,
जो बची है वो जो चैनल्स हैं, आप जैसे आपका सत्य हिंदी है या कुछ और चैनल हैं, वो हैं, यूट्यूब चैनल हैं या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लोग अपने मन की बात कहते हैं। दबाव है ट्विटर पर, एक्स पर भी है दबाव, फेसबुक पर भी है, क्योंकि इंडिया को बहुत बड़ा मार्केट मानते हैं ये लोग, जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। और सरकार भी जानती है कि वो ये जो उनकी सर्वाइवल के लिए ट्विटर हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या तमाम है, उनके लिए भारत कितना ज़रूरी है। तो ये एक हथकंडा है, क्योंकि ये सरकार जब जनता का यकीन खोने लगती है, बहुमत खोने लगती है, ये सब आप देख रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम हैं, आफ्टर इफेक्ट्स, तो जी। वो हैं। तो सरकार इतनी डर गई है कि उसको लगता है कि अगले चुनाव तक अगर ये सोशल मीडिया इसी तरह से एक्टिव रहा तो, और अब वो इसको इस तरह से करना चाहती है कि वो अदालत की सहमति से करना चाहती है, अदालत की स्वीकृति से करना चाहती है। तो वो ये कह देगी कि हमारा कुछ उसमें लेना देना नहीं है। ये ऑब्जर्वेशंस जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट के हैं कि भाई इस तरह की ये जो चीज़ है, सेल्फ रेगुलेशन प्रभावकारी नहीं रहे हैं, तो हमने सुप्रीम कोर्ट की मंशा का पालन में इस तरह की एक इंडिपेंडेंट बॉडी को गठित किया है। जी। तो मैंने आपको बताया प्रेस काउंसिल भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, पर सरकार उसको 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 गठित नहीं कर रही है। तो इसलिए कुल मिलाकर मामला यही है, जो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, और ये आपके जो दर्शक हैं वो भी समझ जाएंगे, आने वाले दिनों में और ज़्यादा समझ जाएंगे जब वो पाएंगे कि कुछ चीज़ें हमारे बीच से गायब हो रही है, कुछ लोग गायब हो रहे हैं। आपने सुना क्या संजय कुमार अब उसी तरह से लिखते हैं या बोलते हैं? नहीं बोलते जी। हैं, न लिखते हैं। और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा आज़ाद थे अब वो पूरी तरह से समर्पण भाव से लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। तो इसलिए ये फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि ये तो चीज़ें बदलेंगी। अब अब वो जनता जो है वो बहुत समझदार है, वो जनता चीज़ों से डरेगी कि और ज़्यादा समझदार हो जाएगी। ये है, जब आप जनता से कोई चीज़ छीनने की कोशिश करते हैं तो जनता उसको ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करती है, जैसा कि हम आपातकाल के दिनों में हमने देखा कि जब आपने चीज़ों को छुपा लिया तो लोगों ने तरीके ढूंढ लिए थे। चीज़ें जनता तक पहुंच रही थी, अभी भी पहुंचेंगी, इसलिए वो एक मुद्दा अलग है, पर ठीक है सर, अब उसकी कीमत तो देना पड़ेगी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.